हाँ भाई, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक है, टीचिंग स्ट्रेटजी। तो टीचिंग स्ट्रेटजी देखेंगे सारी की सारी इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी। देखिए, टीचिंग स्ट्रेटजी काफी होती है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है ये टीचिंग स्ट्रेटजी का जो टॉपिक है। इसमें सबसे पहले देखिए, जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी दी गई है वो है टास्क एनालिसिस। तो टास्क एनालिसिस के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, पहले भी हम काफी बार टास्क एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले टास्क एनालिसिस होता क्या है। तो ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है, इसमें छोटे छोटे टास्क बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक स्किल है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक पूरी स्किल है, तो इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जितना बच्चा आसानी से समझ सके, बच्चे की नीड लेवल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए बच्चा इतने को एक बार में समझ सकता है, तो इतने इतने ही इसके पार्ट्स कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है टास्क एनालिसिस। इसमें एक एक छोटे छोटे टास्क के ऊपर मास्टरी गेन करवाई जाती है, फिर जो पूरी स्किल है वो ऐसे बच्चा सीख जाता है। बहुत ही आसान है। फिर आता है चेनिंग। चेनिंग दो प्रकार की होती है जो ये टीचिंग स्ट्रेटजी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है, जैसे कोई भी काम है, जैसे जुराब पहनना है, ठीक है, ये स्किल है। तो ये ऊपर की तरफ, मान लीजिए हमने जुराब पहनी है, तो उसको वापस उतारना आसान होता है, तो वो होती है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। और जैसे हम नॉर्मल जुराब पहनते हैं तो वो फॉरवर्ड चेनिंग, मतलब एक चैन से काम होता है, ठीक है। ये हो गई चेनिंग की टीचिंग स्ट्रेटजी। फिर आती है शेपिंग। शेपिंग मतलब कोई भी जो नया बिहेवियर है, कोई भी स्किल है, वो बच्चे में सिखाना, शेपिंग हो गया। इसके बाद आता है एक मॉडलिंग। मॉडलिंग में होता है कोई भी जो करता है उसको बच्चा करके, बच्चा मतलब मॉडल को देख के कर सीखता है, ये हो गया मॉडलिंग। इसके अलावा एक आती है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग में भी प्रॉम्प्टिंग में काफी प्रकार के प्रॉम्प्ट होते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉम्प्ट हो गया, वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया, गेस्चरल प्रॉम्प्ट हो गया, इस प्रकार के प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉम्प्ट में सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, वर्बल प्रॉम्प्ट में उससे कम हेल्प की जरूरत होती है, और जो अपना गेस्चरल प्रॉम्प्ट होता है इसके अंदर हेल्प की जरूरत थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। सबसे कम होती है गेस्चरल प्रॉम्प्ट में। तो ये हो गया प्रॉम्प्ट। फिर आता है अपना फीडिंग, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट का जो पूरा टॉपिक है वो हम पहले की जो AB वाला पेपर है उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं। और फीडिंग क्या होता है, जो प्रॉम्प्ट होते हैं उनको साथ की साथ हटाना भी होता है ताकि बच्चा उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। ये सारी चीज है टीचिंग स्ट्रेटजी में। मेन दो हैं इसके अंदर जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इन सब चीजों की, इन सब स्ट्रेटजीज की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें मेन पढ़ेंगे हम रोल प्ले और प्ले वे मेथड। रोल प्ले, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेन रोल प्ले। अब देखते हैं रोल प्ले क्या होता है। देखिए रोल प्ले, देखिए पहला तो आ गया प्ले। प्ले मतलब खेल, और रोल का मतलब होता है जैसे हम किसी का भी रोल करते हैं, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर करते हैं, जैसे पिक्चर होती है उसमें किसी का रोल किया जाता है, हीरो के द्वारा, एक्टर जो होता है उसके द्वारा किसी भी कैरेक्टर का रोल अदा किया जाता है, तो वही होता है रोल। और बच्चों में रोल प्ले मतलब जैसे कोई नाटक कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर का रोल कर दिया, इंजीनियर का रोल कर दिया, वकील का रोल कर दिया, तो वो होता है रोल प्ले। या फिर टीचर का रोल कर दिया। रोल प्ले के बच्चों के लिए फायदे क्या हैं, देखिए इससे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, लैंग्वेज जो स्किल है वो डेवलप होती है, बच्चों में एक्टिंग डेवलप होती है, उनकी जो सेंसेज हैं वो एक्टिव रहती हैं जब भी ये रोल प्ले करते हैं, ज्यादा स्किल्स डेवलप होती हैं, उनको जो भी वो रोल कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज मिलती है, ठीक है। फिर रोल प्ले में काफी लोग, ग्रुप एक्टिविटी होती है तो सोशल स्किल्स भी बढ़ती हैं बच्चों की, ठीक है। डिफरेंट कल्चर को सीखने का
बच्चों को मौका मिलता है। फिर एक बात आती है, इससे बच्चों में अवेयरनेस भी होती है। क्यों? मान लीजिए कोई बच्चा है वो वकील का रोल कर रहा है, तो वकील के बारे में सारी रिसर्च करेगा, उसके प्रोफेशन के बारे में जानने की कोशिश करेगा। बच्चों में जो उत्सुकता है, भीतर से मोटिवेशन है कुछ सीखने के लिए, वो भी इससे बढ़ता है। मतलब ये काफी हद तक बहुत बढ़िया टूल है। ये पेरेंट्स या टीचर्स की उसमें देख रेख में हो तो ज्यादा बढ़िया है। रोल प्ले करने के लिए बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे की जो मर्जी है, बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको रोल दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया वो है। अब है एक आता है प्ले वे मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी है प्ले। इनके सबके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें भी देखिए प्ले है, खेल है, तो पता है कि खेल तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, बस खेल के तरीके बदलते जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्ले वे मेथड क्या होता है? बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, वातावरण में जो भी चीजें हैं उनको खेल खेल में सिखाना। जैसे आजकल जो नर्सरी और प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें प्ले वे मेथड से ही सिखाया जाता है। जैसे कोई स्टोरी के माध्यम से वो बच्चे खेलते कूदते सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं प्ले वे मेथड से, गिनती भी मतलब जो काउंटिंग है वो भी सीख रहे हैं और खेल भी रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इसके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। बच्चे की अगर खेलने की इच्छा नहीं होगी तो वह नहीं सीख पाएगा, और इसमें मजा भी आता है, बात यह भी है। तो जो प्ले वे मेथड है, प्ले है बेसिकली, जो प्ले है इसको फेवेल एंड काम्स्की ने तीन, ये कह सकते हैं कि तीन चरणों में बांटा है इन्होंने। ठीक है, तो तीन चरण कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे, देखते हैं। इसको एक बार थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो प्ले वे मेथड है इसके क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इसके फायदे, जो प्ले वे मेथड है इसके क्या फायदे हैं, तो इससे देखिए वही बात है, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन बढ़ता है, सेंसेस डेवलप होती हैं। ठीक है, सेंसेस डेवलप होती हैं, कोऑर्डिनेशन आता है बच्चों के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। ये सब चीजें, ये तो ग्रुप कोई भी एक्टिविटी हो उन सब में डेवलप होती है। फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है, वोकैबुलरी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्ले वे मेथड के फायदे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्ले के कुछ जो तीन चरण हैं वो हम देखते हैं। इनको स्टेजेस बोल सकते हैं, स्टेजेस ऑफ प्ले। पहला स्टेज जो है वो है प्री सिंबॉलिक प्ले, प्री प्ले। दूसरा है इमर्जेंस ऑफ प्ले, मतलब खेल की शुरुआत यहां से होती है। तीसरा है इलोब्रेशन ऑफ सिंबॉलिक प्ले। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जो प्री सिंबॉलिक प्ले है वो कब होता है? जन्म से जो 2 माह है, पहले 2 मंथ्स हैं, उसमें किसी भी चीज को देख के बच्चा आनंद लेता है, मजे लेता है, खेल है उसके लिए वो। ठीक है, सिंबल्स को देख के बच्चा उसके, जैसे रंग को, छत पे लगे फैन को देखकर मजे ले रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है? प्री सिंबॉलिक प्ले। ठीक है, जैसे बच्चा कार चलाना चाहता है तो कार के टॉय को
ठीक है, कार के टॉय से बच्चा खेलता है, वो भी प्री सिंबॉलिक प्ले के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी इसमें खेलता नहीं, जैसे कार है तो उसको चलाना नहीं आता, प्री सिंबॉलिक प्ले में क्या करता है, कार को भी वो मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसको बजाता है, तो वो प्री सिंबॉलिक प्ले में आता है। ये होता है लगभग 2 मंथ्स तक। ठीक है, जन्म से 2 मंथ्स तक। फिर आता है इमरजेंस ऑफ प्ले। इमरजेंस ऑफ प्ले क्या है, बच्चे जो हैं खेल के जो संकेत होते हैं उनकी प्रयोग करने की योग्यता की विशेषता इनमें विकसित हो जाती है। ठीक है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों में, और ये कब होता है, 12 से 18 महीने का जो बच्चा होता है तब। जैसे बच्चे खेलने लगते हैं अपने खिलौनों से, ठीक है, जैसे बच्चे आंखें बंद करते हैं, बहाना लगाने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं इमरजेंस, मतलब यहां से खेल की असली शुरुआत हो जाती है बच्चों के अंदर। फिर है इलोब्रेशन ऑफ प्ले। ये जो है 18 से 24 माह की एज में होता है, 18 to 24 मंथ्स की एज में ये होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे देखें तो जैसे हाथ में बच्चा कुछ भी लेकर, ठीक है, कोई वस्तु ले रहा है, उसको पीने की कोशिश कर, मतलब ऐसा करता है कि बच्चा पी रहा है। चोर सिपाही के छोटे छोटे खेल खेलने लग जाते हैं, घर बना के खेलने लग जाते हैं, वो इसी में आता है। ठीक है, जो ये एज है, स्टेज है इलोब्रेशन ऑफ सिंबॉलिक प्ले, वो इसी में आता है। अब बात करते हैं जो स्टेज अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो रोल प्ले मेथड है, इसके अंदर पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। पेरेंट्स हो या टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है। क्या क्या गाइडलाइंस हैं, वो ये हैं, पहली तो ये कि जो प्ले है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर सिखाते टाइम प्ले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सिखाना चाहिए। एक्टिविटी है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी प्रारंभ में जब खेल शुरू करते हैं तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक बात ये कि बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो एक्टिविटी में शामिल हो। अगर बच्चे शामिल नहीं होना चाहिए चाहते तो उनको सिर्फ देखने के लिए कहें, बाद में उनका मन बन जाएगा तो वो अपने आप पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। ठीक है, जब भी मतलब बच्चा किसी खिलौने का गलत तरीके से वो करे, इस्तेमाल करे, उसको तोड़ने की कोशिश करे, तो उसको डांट फटकारना नहीं चाहिए। ये नहीं करना चाहिए तुझे तो खेलना ही नहीं आता। ठीक है, तो मतलब ये करना चाहिए, अगर बच्चा सही तरीके से खेल रहा है तो उसकी प्रशंसा की जाए, और अगर बच्चा गलत तरीके से खेल रहा है तो डांटना नहीं चाहिए, बट उसको बोलना चाहिए कि आप ये गलत तरीके से खेल रहे हो। जब बच्चा समझने लग जाएगा तो वो सही तरीके से खेलने भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज थी जो ध्यान में रखनी चाहिए पेरेंट्स को और टीचर्स को। तो आज का ये जो वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।